हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर के चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बाहर के हमें पूछे जाते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। और क्रिएटिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स के 2 रहते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना रहता है। तो 8+3 ऐसा यहाँ पे 11 मार्क्स के पेपर फर्स्ट में टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस और 11 मार्क्स के पेपर सेकंड में भी टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है। हर एक चैप्टर के जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, क्रिएटिव क्वेश्चंस है, जो टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी चैप्टर्स के चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको लेवल वाइज, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड, ऐसे 3 टाइप में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उन सभी वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लिंक को यूज करके जरूर आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर हमें 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं तो इन चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया, ये मार्च 2020 एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हमें दिए गए, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो इनको हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए मार्च 2020 एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे जो पहला इक्वेशन हमारे पास है √x/y = 4, तो ये कंप्लीट x/y रूट में है। तो ये रूट निकालने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये मिलेगा हमें x/y = 16। इसका मतलब x = हो जाएगा 16y और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। क्या दिया है? 1/x + 1/y = 1/xy। यहाँ पे दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ओके, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय xy। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को xy से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने xy से मल्टीप्लाई किया, xy × 1/x, यहाँ पे उसी प्रकार से xy × 1/y रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू xy × 1/xy। दोनों साइड को हम xy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, ये y इस y के साथ कैंसिल होगा, ये xy इस xy के साथ कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा? y + x = ये यहाँ पे मिलेगा हमें 1। ओके, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशन मिला है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने इस चैप्टर में टोटल 4 मेथड्स देखे हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x की जगह हमें यूज करना है 16y। देयरफॉर y + 16y = 1। इसका मतलब 17y = 1 होगा। एंड देयरफॉर y = रहेगा 1/17, क्योंकि ये y + 16y 17y हुआ और y = मिलेगा 1/17। अब ये जो 1/17 वैल्यू है, पुट y = 1/17 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट में अगर y का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इस इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1/17। तो यहाँ पे 16 × 1/17 होगा, 16 × 1/17। इसका मतलब x = होगा 16/17।
देखिए फ्रेंड्स, y का वैल्यू 1/17 मिला है और x का वैल्यू है 16/17। देयरफॉर ध्यान दीजिए यहाँ का सॉल्यूशन क्या रहेगा। नाउ देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x का वैल्यू 16/17 एंड y का वैल्यू है 1/17। तो ये रहेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चाहे तो आप इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये दोनों भी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो भी नया हमें करना है। क्रिएटिव मतलब जिसे हम मराठी में सृजनशीलता कहते हैं, कुछ तो भी नया यहाँ पे हमें करना है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ये लीनियर फॉर्म में नहीं था, इसको पहले हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये भी लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, ये लीनियर फॉर्म में नहीं था, इसको हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमने 4 मेथड्स देखे हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है और ग्राफिकल मेथड है। तो इसमें से हमने यहाँ पे, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना कन्वीनियंट लगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जिस मेथड से कम स्टेप में हमें सॉल्यूशन मिलता है, उस मेथड को हम प्रीफर करेंगे यूज़ करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब समद्विभुज जो त्रिकोण रहता है जिसके 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दैट इज द आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो इसका पेरीमीटर हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसका जो लेंथ है ये 13 सेंटीमीटर लेस दैन है ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। उसका जो बेस है उसके बेस से डबल, ट्वाइस 13 सेंटीमीटर कॉन्ग्रुएंट साइड यहां पे लेस है, कम है। ओके, फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल के हमें तीनों साइड्स यहां पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले, अब यहां पे जैसे अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर से पूरा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेसिक थीम है, आपको जो पूछा जाता है उसके लिए आपको वेरिएबल कंसिडर करना है। अब ये हालांकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे और यहाँ पे जो हमें कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशंस को यूज करके हम ये जो वर्ड में हमें कंडीशंस दी गई है उससे हम इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मतलब दिए हुए कंडीशन को हमें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेस करना होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज हमने इस प्रकार का आइसोसेल्स ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर किया है। आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब इसके 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो सपोज इसका जो आइसोसेल्स ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है उसे हम x कंसिडर करते हैं और जो बेस है उसको हम यहाँ पे y कंसिडर करते हैं। मतलब ये x सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर में हमें पेरीमीटर दिया है तो हम ये जो साइड्स है x सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं और इसका बेस हम कंसिडर करते हैं y सेंटीमीटर। नाउ लेट हम कंसिडर करेंगे, लेट द कॉन्ग्रुएंट साइड्स बी x सेंटीमीटर एंड बेस बी y सेंटीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का हमने कॉन्ग्रुएंट साइड x सेंटीमीटर लिया है और उसका बेस हमने y सेंटीमीटर लिया है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ऐसा भी आप कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 24, है ना, क्योंकि पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, मतलब x प्लस y, इन तीनों साइड्स का सम हमने लिया है। ओके, ये पेरीमीटर होगा। अब ये x प्लस y इक्वल्स टू 24, इसका मतलब 2x प्लस y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 24,
ठीक है, चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फ्रेंड, हमें जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया था, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन को यूज करके हमने इक्वेशन को फॉर्म किया है। ठीक है, हमें जो पूछा गया है उसके लिए हमने वेरिएबल कंसीडर किए। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो हमने ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लेंथ यहां पे कंसीडर किए। कॉन्ग्रुएंट साइड्स का लेंथ हमने x सेंटीमीटर लिया और बेस का लेंथ हमने y सेंटीमीटर। फिर जो पहली कंडीशन हमें दी गई थी उसको यूज करके हमने इक्वेशन को फॉर्म किया है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 30 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन मतलब इस सेंटेंस को आपको अब इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड का लेंथ x है। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड का लेंथ है x, ये कैसा है, ये बेस का जो लेंथ है y उसका डबल और उससे 13 सेंटीमीटर से कम है ना। बेस का डबल, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस का लेंथ हमने y लिया है, उसका डबल, ट्वाइस मतलब 2y, और 13 सेंटीमीटर लेस है, मतलब इस 2y में से 13 को माइनस करना होगा, तब जाके हमें कॉन्ग्रुएंट साइड का लेंथ मिलेगा। ऐसा ही सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पे दिया गया है। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब x, ओके, इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। जो बेस है उसका ट्वाइस और 13 सेंटीमीटर लेस, मतलब उसमें से 13 सेंटीमीटर को माइनस करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ का सेकेंड इक्वेशन। देखिए बहुत इजी है। फर्स्ट कंडीशन जो दिया था उसको यूज करके हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया। सेकंड कंडीशन जो दिया था उसको यूज करके हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट रहेगा। वैसे तो हमने इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रामर्स रूल और फिर ग्राफिकल मेथड, इन चारों मेथड के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया, इन चारों मेथड को, और हमने हर एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y माइनस 13, इस वैल्यू को मतलब इक्वेशन सेकंड को पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की जगह आपको रखना है 2y माइनस 13, फिर ये प्लस y और इक्वल्स टू रहेगा 24। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4y माइनस 26 प्लस y इक्वल्स टू 24। अब ये 4y प्लस y मतलब 5y होगा, माइनस 26 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस 26 होगा, एंड देयरफॉर 5y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 50। 24 प्लस 26 इट विल बी 50। इसका मतलब y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, मतलब y का वैल्यू हमारे पास रहेगा, 5 10 ज़ा 50, y का वैल्यू 10 बनेगा। ओके, अब ये y का वैल्यू 10 है, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो y का वैल्यू 10 है। इस y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 10 माइनस 13। x का वैल्यू हमने, y का वैल्यू हमने 10 सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिलेगा हमें 20 माइनस 13, इसका मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा 7, x का वैल्यू हमारे पास रहेगा 7। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमें x का वैल्यू 7 मिला है और y का वैल्यू 10 है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें x और y के वैल्यू फाइंड करना, यहाँ तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीमित नहीं है ना। हमें वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा जाता है वो लिखना जरूर रहता है। अब यहाँ पे लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है, देयरफॉर द लेंथ्स ऑफ, ध्यान दीजिए, द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, पूरे साइड्स का लेंथ, द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के पूरे साइड का लेंथ आर क्या क्या रहेगा,
जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उनका लेंथ रहेगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। दो कॉन्ग्रुएंट साइड है और x का वैल्यू 7 है, x हमने कॉन्ग्रुएंट लिया है, कॉन्ग्रुएंट साइड के लेंथ लिए, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। y का वैल्यू मतलब बेस, तीसरा साइड, y का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस आइसोसेल्स ट्रायंगल के दो कॉन्ग्रुएंट साइड का लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर मिला है और बेस का लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर मिला है। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। पेरीमीटर 24 मिलना चाहिए, मतलब इन तीनों का सम 24, 7 + 7 14 + 10 24। फिर उसमें जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट साइड इस बेस के डबल से 13 से कम है। देखिए 10 का डबल लेते हैं तो 20, उसमें से 13 को माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा, मतलब ये 7 और ये इसके डबल से 13 माइनस करते हैं तो हमें 7 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हमें दिए थे उन कंडीशंस के अनुसार, मतलब ये तीनों भी वैल्यूज इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट टेक्स 6 hours टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या, ये यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए हमें पता है वाटर जो फ्लो होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट इसके नीचे, थोड़ा सा मैं इस प्रकार से लेता हूँ समझने के लिए। अब ये जो है ना, ध्यान दीजिए, ये ऊपर है नीचे, तो फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब ये जो स्ट्रीम है, ये जो करंट है, ये जो प्रवाह है, इसका बहने का डायरेक्शन ये है। ओके, इस डायरेक्शन में जब बोट जाएगी, बोट इस डायरेक्शन में जब जाएगी, प्रवाह की दिशा में जब जाएगी, तो उसे कहा जाएगा, देखिए डाउनस्ट्रीम, इसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, जब ये प्रवाह की दिशा में जाएगी। अगर बोट प्रवाह के विरुद्ध दिशा में आती है तो इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम। ये दो कंडीशंस समझ लीजिए। व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? जब ये प्रवाह की दिशा में बहेगा तो उसे हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे, जब ये प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहेगा तो उसे हम अपस्ट्रीम कहेंगे। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट ध्यान में लीजिए। इन प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नाउ एंड इट टेक्स 7 hours टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों तरफ जाने का समय, यहाँ पे टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें दो बातें यहाँ पे फाइंड करनी है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इसे फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आपको पूछा जाता है उसके लिए वेरिएबल्स कंसिडर करना जरूरी है। ये बेसिक थीम है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जो पानी बहता नहीं है, रुका हुआ है, संत कहते हैं उसे हम मराठी में। ओके, तो उसे कहेंगे हम स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसे लेंगे हम x। अब यूनिट क्या लेना है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हमें आवर्स में दिया है और डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया है, तो निश्चित रूप से इसका जो यूनिट होगा स्पीड का ये रहेगा किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से अब हम कंसिडर करेंगे द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लेना है। अब हमें द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि ये दो बातें हमें पूछी गई है, तो यहाँ पे हम इसके लिए कंसिडर करते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हमने वेरिएबल्स कंसिडर किए। हमें क्या क्या फाइंड करना है? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उसके लिए हमने x किलोमीटर पर आवर लिया है। फिर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसके लिए हमने y किलोमीटर पर आवर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं नाउ द स्पीड ऑफ द बोट, द स्पीड ऑफ द बोट, इसे कंसिडर करेंगे हम डाउनस्ट्रीम। बहुत सिंपल है, जब डाउनस्ट्रीम जाएगा मतलब प्रवाह की दिशा में जाएगा, तो बोट का जो खुद का स्पीड है और वाटर का जो स्पीड है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जब प्रवाह की दिशा में जाएगा तो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखिए, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड हमने लिया है x और स्ट्रीम का स्पीड हमने
वाटर का जो स्पीड है, वाटर करंट का जो स्पीड है उसको लिया है हमने y। तो जब भी ये डाउन स्ट्रीम रहेगा आपको इन दोनों का सम लेना होगा। y बिकॉज वो जो बोट है उसका खुद का स्पीड है और ऐड हो जाएगा उसमें वाटर करंट का स्पीड, इसलिए यह बनेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, नाउ द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब बोट का स्पीड अपस्ट्रीम। अब क्या लेना है हमें? अपस्ट्रीम। तो ये हो जाएगा जब ये प्रवाह की विरुद्ध दिशा, अपस्ट्रीम मतलब प्रवाह की विरुद्ध दिशा में, जब ये प्रवाह की विरुद्ध दिशा में बहेगा तब देखिए जाएगा ये बोट, तब ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से आपको लेना है। इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बोट का ये जो क्वेश्चन रहेगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये समझ लीजिए आपको इसी प्रकार से इसे कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम स्पीड के बारे में सोचते हैं। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज, ये जो साइन है ना इसे कहते हैं इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज, अगर टाइम को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या मिलेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कंडीशंस हमें टाइम्स में दिए गए। देखिए मैं बताता हूं, लुक हियर, अगर हम पहले कंडीशन के बारे में सोचते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? पहले सेंटेंस को पढ़ता हूं। अब बोट टेक 6 आवर्स, बोट को 6 आवर्स लग रहे हैं। कहां, किसके लिए? टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब वो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा, प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जाएगा, और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा, प्रवाह की दिशा में जाएगा। प्रवाह की विरुद्ध दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है, प्रवाह की दिशा में 32 किलोमीटर जा रहा है। तो ये ट्रैवल करने के लिए उसको समय लग रहा है 6 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें टाइम में कैलकुलेशन लेना है। अब जब वो प्रवाह की दिशा में जाता है, प्रवाह की डायरेक्शन में जाता है, जिसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, तब का उसका स्पीड है x प्लस वाई। जब ये प्रवाह की दिशा में जाता है तब उसका स्पीड है x प्लस वाई, और प्रवाह की दिशा में वो कितने किलोमीटर जा रहा है? 32 किलोमीटर जा रहा है। तो ये इसको लग रहा है टाइम प्रवाह की दिशा में जाने के लिए, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए फ्रेंड्स, उसका स्पीड क्या है? प्रवाह की दिशा में x प्लस वाई। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 32 किलोमीटर। तो उसको टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 32 अपॉन x प्लस वाई। अब वो प्रवाह की विरुद्ध दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है। प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जब जाएगा उसका स्पीड क्या रहेगा? x माइनस वाई। तो उसका स्पीड रहेगा x माइनस वाई। प्रवाह की विरुद्ध दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है, और ये दोनों मिला के, ये प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जाते समय का ये प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जब जा रहा है तब लगने वाला समय, तब लगने वाला टाइम, प्रवाह की दिशा में बह रहा है तब लगने वाला टाइम, ये दोनों मिला के टाइम हमें दिया है 6 आवर्स, है ना। अ बोट टेक 6 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? ये रहा फर्स्ट कंडीशन। अब उसी प्रकार से हमारे पास सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया है? उसको 7 आवर्स लग रहे हैं। कब? टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये 20 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई, तो उसको टाइम लगेगा 20 अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर, तो ये होगा 16 किलोमीटर जा रहा है, 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों मिला के उसे टाइम लग रहा है 7 आवर्स। ये अपस्ट्रीम जाते समय का, ये अपस्ट्रीम जाते समय का टाइम, या डाउनस्ट्रीम जाते समय का टाइम, दोनों मिला के 7 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन प्रकार के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके लिए हम यहाँ पे देखिए हम क्या कहेंगे, पुट m इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड n इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 8m हो जाएगा, 8m प्लस 32n इक्वल्स टू 6 मिलेगा। और उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें यहाँ पे मिलेगा 20m
प्लस 16n इक्वल्स टू 7। चाहे तो मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन थर्ड और हम इसे कहेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक किस प्रकार से है समझ में आ रहा है? वैसे मैं स्कूल में पढ़ाते समय बच्चों को ये ऐसे बताता हूँ 8 इंटू 1/x माइनस वाई ऐसे लेता हूँ और फिर ये 1/x माइनस वाई हमने यम रखा तो हम इसे कहेंगे 8 यम। क्लास में पढ़ाते समय मैं इस प्रकार से बच्चों को बताता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा है। वैसे 32 इंटू 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई का वैल्यू है n, तो ये 32n हो जाएगा। समझ रहा है ना बच्चों? और जो भी आपको दिक्कतें आती है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाते समय निश्चित रूप से उन बातों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, ध्यान दूंगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस इक्वेशन को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4m होगा, यहाँ पे 16n होगा और यहाँ पे 3 होगा। फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते समय और ईजी जाएगा। अब मैंने यहाँ पे उसे सिंप्लीफाई नहीं किया है तो अब मेरा थोड़ा सा काम बढ़ेगा। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो इसको, ठीक है ना, मैं देखिए यहीं पे लिखता हूँ डिवाइडिंग, नहीं तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ देयरफॉर 4m प्लस 16n इक्वल्स टू 3 और इसे कहूँगा मैं इक्वेशन थर्ड। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड किया दोनों साइड को। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 4, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 16, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 3। अब इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, इक्वेशन सेकंड होगा 20m प्लस 16n इक्वल्स टू 7 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब एक ऑपरेशन मेरा बच रहा है, यहाँ पे मेरी एक स्टेप कम हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, इक्वेशन फोर्थ को या फिर इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 में से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो ऊपर लिखता हूँ मैं इक्वेशन फोर्थ, इट विल बी 20m प्लस 16n इक्वल्स टू 7। इसके नीचे लिखता हूँ 4m प्लस 16n इक्वल्स टू 3। इसका लेना है मुझे सब्सट्रैक्शन, इसका सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब साइन चेंज होंगे। जब भी सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। 20m माइनस 4m ये हो जाएगा यहाँ पे 16m, ये 16n कैंसिल होगा, 7 माइनस 3 का वैल्यू 4 मिलेगा। इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब ध्यान दीजिए, जगह थोड़ी सी ज़्यादा हमें चाहिए। इसका मतलब m इक्वल्स टू होगा 4/16, देयरफॉर m इक्वल्स टू 4/16, मतलब m इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इस m के वैल्यू को, m इक्वल्स टू 1/4, इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन फोर्थ में। इन इक्वेशन थर्ड, इसको मैं इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना। अगर इसको मैंने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1/4 प्लस ये 16n एंड इक्वल्स टू होगा 3। ये 4 इस 4 के साथ कैंसल, मतलब 1 प्लस 16n इक्वल्स टू 3 बनेगा, है ना। 1 प्लस 16n इक्वल्स टू 3, इस 1 को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो 16n इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इसका मतलब n इक्वल्स टू 2/16, मतलब n का वैल्यू 1/8। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास m का वैल्यू 1/4 है, n का वैल्यू 1/8 है, लेकिन हमारे पास m क्या है, 1/x माइनस वाई। ध्यान दीजिए, m का वैल्यू है 1/x माइनस वाई और n का वैल्यू हमारे पास है 1/x प्लस वाई। तो इसका मतलब 1/4 इक्वल्स टू x माइनस वाई और 1/4 इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से क्योंकि m का वैल्यू 1/4 है, m का वैल्यू 1/x माइनस वाई है, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। n का वैल्यू 1/8 है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 1/x प्लस वाई है, तो 1/8 इक्वल्स टू रहेगा 1/x प्लस वाई। अब अगर क्रॉस लेते हैं, x माइनस वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 मिलेगा। चाहे तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5।
उसी प्रकार से x प्लस वाई को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, 8 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 8 इंटू 1 8 मिलेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि हम 4 तक पहुँचे थे तो 5 और 6 हमने लिया। अब इन दो इक्वेशन का हम एडिशन लेते हैं। एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, इन दोनों का हमें एडिशन लेना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इन दोनों का एडिशन लेते हैं तो y कैंसिल होगा। 2x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8, नहीं सॉरी x प्लस वाई 8 था, मैंने 4 लिया था ना, 8 है तो ये हो जाएगा 12। 2x इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। y कैंसिल, x प्लस x 2x, 4 प्लस 8 12, और अगर 2 से डिवाइड, ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 12/2 6 बनेगा। अब देखिए ये जो x का वैल्यू 6 है, नाउ पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 6 में। पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 6, अगर मैं इसे इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इक्वेशन 6 क्या बनेगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इसका मतलब y इक्वल्स टू होगा 2, 8 माइनस 6 मतलब 2। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, और यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। हमें क्या फाइंड करना था, द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं द स्पीड ऑफ बोट, ओके, इन कहाँ पे, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मुझे बोट का स्पीड लेना था, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड मैंने x कंसिडर किया था, x का वैल्यू मेरे पास 6 है, तो इसका आंसर मुझे लिखना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर उसी प्रकार से मुझे लिखना है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसे लिखना है आंसर में, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ध्यान दीजिए, अब हमें स्ट्रीम का स्पीड लेना है। स्ट्रीम के स्पीड के लिए हमने y कंसिडर किया था, बराबर है, और y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 2, तो इट विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा स्टेट बोर्ड एग्जाम में, ये 4 मार्क्स के लिए रहता है चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें इतना सारा सॉल्यूशन उसका लिखना ज़रूरी है। देखिए पूरे स्टेप्स हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किए। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है ना, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए कि सर कुछ इसमें का कुछ पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई बेस्ट एट माई लेवल, मैं बहुत अच्छी तरह से और ट्राई करूँगा, बहुत एफर्ट्स लगाऊंगा। लेकिन मेरी देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि रूरल एरिया का हर एक बच्चा जो कोचिंग में फीस नहीं दे सकता है, उस बच्चे तक मैं पहुँचूँ, ये मेरा बेसिक एम है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 टैप्स A एंड B कैन टुगेदर फिल अ स्विमिंग पूल इन 15 days। दो जो टैप है, दो जो नल है, नल A, टैप A और टैप B, ये दोनों मिला के उस स्विमिंग पूल को कितने दिन में भर रहे हैं, 15 डेज में भर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया, देखिए A एंड B आर केप्ट ओपन फॉर 12 days। दोनों टैप को 12 दिन तक चालू रखा। देन B इज क्लोज, और फिर B को बंद कर दिया। इट टेक्स अनदर 8 days फॉर द पूल टू बी फिल्ड। 12 दिनों तक दोनों टैप को साथ में चालू रखा। फिर क्या किया, टैप B को बंद किया, तो टैप A तो चालू ही है। 12 दिन तक दोनों चालू थे, फिर टैप B को बंद किया, फिर टैप A तो चालू है। तो ऐसा किया तब जाके उसके बाद में 8 दिन लगे, और फिर वो स्विमिंग पूल कंप्लीटली फिल हुआ। दोनों को 12 दिन चालू रखा, टैप B को बंद किया, टैप A तो चालू है। 12 दिन के बाद में 8 days, फिर उसके बाद में 8 days तक टैप A चालू रहा। फिर ऐसा हुए बाद वो जो पूल है कंप्लीटली फिल हुआ। हाउ मेनी डेज ईच टैप रिक्वायर्स टू फिल द पूल। उस पूल को फिल करने के लिए, पूरा भरने के लिए टैप A और टैप B को सेपरेटली कितने दिन लगेंगे, ये यहां पे हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हमें पूछा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। तो यहां पे हम कंसिडर करेंगे लेट द टैप A रिक्वायर्स, लेट द टैप A रिक्वायर्स
x days and the tap B, okay, tap B requires how many y days to fill the pool. उस पूल को फिल करने के लिए टैप ए को x डेज लगेंगे और टैप बी को y डेज लगेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहां पे कंसिडर करेंगे। फिर देखिए एक दिन में उस पूल का कितना पार्ट भरा जाएगा इन वन डे, इन वन डे, एक दिन में द पार्ट ऑफ पूल का जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ पूल फिल, कितना फिल होगा एक दिन में? एक दिन में उस पूल का पार्ट होगा 1/x। फिर उसी प्रकार से इन वन डे द पार्ट ऑफ पूल फिल बाय टैप ए, ऐसा कहेंगे, बाय टैप ए। टैप ए एक दिन में कितना पार्ट भरेगा? 1/x। और इन वन डे द पार्ट ऑफ पूल फिल बाय टैप बी, टैप बी कितना फिल करेगा? 1/y। उस पूल का 1/x इतना पार्ट एक दिन में फिल करेगा टैप ए। वाई? बिकॉज टैप ए उस पूल को फिल करने के लिए x डेज ले रहा है और टैप भी उस पूल को फिल करने के लिए y डेज ले रहा है। तो एक दिन में वो कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x, है ना। उसी प्रकार से वन डे उस पूल को फिल करने में, मतलब वन डे में उस पूल का टैप भी कितना पार्ट फिल करेगा? 1/y। वाई? बिकॉज उस पूल को भरने के लिए बी को y डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में 1/y, है ना। एक दिन में सपोज देखिए आप समझ लीजिए, सपोज ये स्विमिंग पूल है ना। अब क्या हो रहा है कि यहां पे वो 10 दिन में उस पूल को भर रहा, मैं यहां पे समझने के लिए लेता हूं 4 डेज। ये पहले दिन में, ये दूसरे दिन में, ये तीसरे दिन में, ये चौथे दिन में, ठीक है ना। तो ये पहले दिन में इतना पार्ट भरा, ये पूरा पार्ट कितना है? 4। ये पूरा पार्ट कितना है? ये पूरा पार्ट है 4। तो एक दिन में इतना पार्ट मतलब 1/4। ये पूरा अगर 4 है तो एक दिन में इतना जो पार्ट भरा जा रहा है ये पार्ट क्या रहेगा? 1/4 रहेगा। समझ रहे ना आप? उसी प्रकार से ये उस पूल को, टैप ए उस पूल को फिल करने के लिए x डेज ले रहा है। हाउ मेनी डेज? x डेज। तो एक दिन में वो टैप ए उस पूल का कितना पार्ट भरेगा? 1/x पार्ट भरेगा। एक दिन में टैप बी उस पूल को फिल करने के लिए, एक दिन में टैप बी उस पूल का कितना पार्ट फिल करेगा? 1/y। अब पहला कंडीशन हमारे पास क्या है? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए ए और बी अगर साथ में हम चालू रखते हैं दोनों को, तो दोनों मिला के उस पूल को 15 दिन में भरते हैं, 15 डेज में। तो एक दिन में वो कितना पार्ट भरेंगे? 1/15। सिंपल सी बात है। जैसे टैप ए x दिन में भर रहा था, तो एक दिन में कितना पार्ट भरेगा? 1/x। उसी प्रकार से दोनों मिला के उस पूल को 15 डेज में भर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिला के उस पूल का कितना पार्ट भरेंगे? 1/15। अब एक दिन में टैप ए कितना पार्ट भर रहा है? 1/x। एक दिन में टैप बी कितना पार्ट भर रहा है, कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/y। दोनों मिला के, मतलब दोनों का एडिशन, दोनों मिला के कितना पार्ट फिल कर रहे हैं? 1/15। यह है यहां का फर्स्ट कंडीशन। 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15। इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के बारे में सोचते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ध्यान दीजिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों को 12 दिन तक चालू रखा साथ में,
दोनों 12 दिन तक शुरू है, ठीक है ना, दोनों से 12 दिन तक पानी आ रहा है। अब अगर दोनों 12 दिन तक भर रहे, तो दोनों 12 दिन तक चालू है, तो एक दिन में टैप ए का कितना पार्ट भरा जाएगा? एक दिन में उसका पार्ट रहेगा, देखिए एक दिन में उसका रहेगा लुक हियर, अब देखिए ध्यान दीजिए, ए एंड बी आर केप्ड ओपन फॉर 12 डेज। एक दिन में कितना भर रहे हैं? टैप ए एक दिन में भर रहा है 1/x, इतना भर रहा है। उस स्विमिंग पूल का जो पार्ट है, एक दिन में टैप ए भर रहा है 1/x, तो 12 दिन में कितना भरेगा? 12/x, बराबर है। एक दिन में उस पूल का टैप भी कितना पार्ट भर रहा है? 1/y, तो 12 दिन में कितना भरेगा? 12/y। एक दिन में अगर 1/y है तो 12 दिन में उसको 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/y, तो ये हो जाएगा 12 दिन में दोनों को साथ में चालू रखा 12 डेज, तो दोनों ने इतना पार्ट उस पुल का फिल करा है। अब उसके बाद में किसको कंटिन्यू किया? टैप ए को। कितने दिन तक? 8 दिन तक। एक दिन में वो कितना पार्ट भर रहा है? 1/x, तो 8 डेज में कितना भरेगा? 8/x, है ना। 1/x को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन में अगर आप एक रोटी खाते हो तो 8 दिन में कितना खाओगे? 8 × 1 मतलब 8 रोटी। इसी प्रकार से ना, तो देखिए 8/x, और ये सब मिला के क्या कर रहे हैं? उस पूल को कंप्लीट भर रहे हैं, मतलब ये आंसर देगा हमें 1। इट टेक्स अनदर 8 डेज फॉर द पूल टू बी फिल्ड। पूरा भर गया, अभी ये पूरा भर गया, मतलब इन दोनों को चालू रखा तो इन दोनों ने मिला के इतना पार्ट भरा। फिर उसके बाद में ए को चालू रखा हमने, तो ए ने इतना पार्ट, उस पुल का इतना पार्ट भरा, ठीक है। तो 12/x प्लस 12/y प्लस 8/x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। इस 12/x प्लस 8/x को अगर साथ में लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 20/x प्लस 12/y इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 1, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में नाउ पुट m इक्वल्स टू 1/x एंड n इक्वल्स टू 1/y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखेगा हमें? m प्लस n इक्वल्स टू 1/15, है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? देखिए ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हमें दूसरा इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा? 20, ध्यान दीजिए 1/x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 20m प्लस 12n इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, है ना। इसके दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 15। दोनों साइड को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15m प्लस 15n इक्वल्स टू 1 मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 20m प्लस 12n इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 1 है। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। या फिर देखिए 15 और 20 का भी आप एलसीएम ले सकते हो। 12 और 15 हम इस इक्वेशन को, या फिर ऐसा कर सकते हो, इस इक्वेशन को 15 से, इस इक्वेशन को 20 से ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते, या फिर आप यूज़ कर सकते हो क्रैमर्स रूल। अगर क्रैमर्स रूल यूज़ करना है तो हम डिटर्मिनेंट डी लेते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट डी में क्या रहेगा? अब देखिए अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 15, b1 का वैल्यू 15, c1 का वैल्यू 1, फिर a2 का वैल्यू 20, b2 का वैल्यू 12 और c2 का वैल्यू 1। यहाँ पे c1 का वैल्यू
यहाँ पे C1 का वैल्यू 1 है और यहाँ पे C2 का वैल्यू 1 है। तो डिटर्मिनेंट D क्या होगा, देखिए A1 A2 फिर B1 B2। उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट DX कंसिडर करते हैं, सॉरी अब DM कहना पड़ेगा हमें, DM कंसिडर करते हैं। ध्यान दीजिए DM क्या रहेगा, DM रहेगा C1 C2 है ना, C1 C2 फिर यहाँ पे रहेगा B1 B2। फिर DN क्या रहेगा, देखिए DN में हमें क्या लेना है, DN में A1 A2 यहाँ पे रहेगा A1 A2 और यहाँ पे रहेगा C1 C2। इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल। बस सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 15 15, ये 15 15 और यहाँ पे है 20 12, ये यहाँ पे हमारे पास है 20 12। अगर हम इसे इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 180 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें 300। 180 माइनस 300 मतलब ये मिलेगा माइनस 120। अब उसी प्रकार से यहाँ पे लेना है हमें 1 1 और फिर यहाँ लेना है 15 12। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 12 माइनस 15 और 12 माइनस 15 मतलब ये होगा -3। अब DN अगर लेना है तो यहाँ पे A1 A2 मतलब 15 20 फिर ये 1 1 होगा, फिर से यहाँ पे 15 माइनस 20 मतलब हमें -5 मिलेगा। ठीक है ना। अब हम यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, अगर क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे तो m इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा dm अपॉन डी और n इक्वल्स टू रहेगा dn अपॉन डी। मतलब m इक्वल्स टू व्हाट इज dm, dm इज -3 अपॉन -120, n इक्वल्स टू -5 अपॉन -120। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये मिलेगा 1/40। 3 4 ज़ा 12, अगर हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, ऊपर का 0 1/40। नाउ n इक्वल्स टू 5 से अगर ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 तो 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा और 5 4 ज़ा 20। तो m का वैल्यू 1/40, n का वैल्यू 1/24। लेकिन m क्या है, m हमारे पास है 1/x और n हमारे पास है 1/y। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/40 फिर 1/y इक्वल्स टू 1/24। अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 40 और y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 24। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब टैप ए को वो पूल भरने में 40 दिन लगेंगे 40 डेज और टैप बी को वो पूल कंप्लीट भरने के लिए 24 डेज लगेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं द टैप ए रिक्वायर्स, टैप ए को कितने दिन लगेंगे, द टैप ए रिक्वायर्स 40 डेज, टैप ए को 40 डेज लगते हैं। एंड द टैप बी रिक्वायर्स, टैप बी को कितने दिन लगेंगे, द टैप बी रिक्वायर्स 24 डेज टू फिल द पूल। उस पूल को फिल करने में टैप ए को 40 डेज लगेंगे और टैप बी को 24 डेज लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए। देखिए फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के वर्क के भी प्रॉब्लम रहते हैं, मजदूर और दिन, ऐसा एक प्रॉब्लम, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम भी आपको इसी प्रकार के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वही मेथड हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अगर ऐसा है तो इसके एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑल वर्टाइसेस मतलब 4 वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर रहते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसे मराठी में कहते हैं हम चक्रीय चौकोन। लुक हियर, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के 4 वर्टाइसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D, ये चारों भी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है। दैट्स वाई ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है,
उसके जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं, ये अपोजिट एंगल्स रहते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब इन दो एंगल का सम 180 डिग्री और इन दो एंगल का सम 180 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। लुक हियर, तो यहां पे हम बेसिक प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो अपोजिट एंगल्स है आर, ये रहते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री मतलब सम कितना रहेगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए का यहाँ पे मेजर हमें दिया गया है 5x + 5 और एंगल सी देखिए ये दिया है 7y + 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x ये हो जाएगा फिर 5x + 7y + 35 इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, अब ये डिग्री में नहीं लिया है तो इसे भी डिग्री में नहीं लेते हम। ठीक है, 5x + 7y इक्वल्स टू 180 - 35 मतलब 5x + 7y इक्वल्स टू, ठीक है ना, देखिए 10 - 5 5 हो जाएगा 4, तो ये मिलेगा हमें 145। ओके, तो ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी प्रकार से एंगल बी और एंगल डी जो है इसका सम लेते हैं हम 180। अब एंगल बी हमारे पास है 7x + 25, ओके, और एंगल डी जो है देखिए एंगल डी का वैल्यू है 5y, तो इन दोनों का सम मिलेगा हमें 180। तो इसे हम लिख सकते हैं 7x + 5y इक्वल्स टू 180 - 25 मतलब 7x + 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 155। ठीक है ना, तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो y का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं। हमें पता है जब दो लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो एक बार हम दोनों का एडिशन लेते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर दूसरी बार दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं और एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो इक्वेशन का हम एडिशन लेते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 5x + 7y इक्वल्स टू 145। फिर इक्वेशन सेकंड है 7x + 5y इक्वल्स टू 155। इन दोनों का लेना है हमें एडिशन। 5x + 7x इट विल बी 12x, 7y + 5y इट इज़ 12y, 5 + 5 0, कैरी 1 का रहेगा, 5 + 1 6, 6 + 4 10 0, अगेन कैरी 1 का रहेगा, 1 + 1 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 12x + 12y इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिला है 300। अब दोनों साइड को डिवाइड करते हैं 12 से, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग, ओके, बोथ साइड्स बाय 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें x + y इक्वल्स टू 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा इट विल बी 24, 30 - 24 मतलब 6 बचेगा, 60 हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे रहेगा 12 5 जा 60। अब इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड। उसी प्रकार से अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये रहेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऊपर लिखना है हमें 7x + 5y इक्वल्स टू 155। फिर यहाँ पे 5x + 7y - 145, इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। देखिए फ्रेंड, जब भी हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। अब ये 7x - 5x
मतलब ये हमें यहाँ पे 2x मिलेगा, 5y माइनस 7y मतलब माइनस 2y होगा, 155 माइनस 145 इट विल बी 10। अब दोनों साइड को डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हमें सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का लेते हैं हम एडिशन। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों का हम यहाँ पे एडिशन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। फिर इन दोनों का एडिशन लेना है, ये y इस y के साथ कैंसिल होगा, x प्लस x मतलब 2x, 25 प्लस 5 इट विल बी 30। इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 30/2 बनेगा, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 15। अब ये x का वैल्यू 15 जो है, या तो इक्वेशन आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर इक्वेशन फोर्थ में। पुट x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। अगर इसको इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 15 प्लस वाई इक्वल्स टू 25, मतलब y इक्वल्स टू 25 माइनस 15, ये मिलेगा 10। तो y का वैल्यू हो जाएगा 10, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 10। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास है 5x प्लस 5 और x का वैल्यू 15 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 प्लस 5, 15 इंटू 5 75, 75 प्लस 5 इट विल बी 80। तो एंगल ए का माप रहेगा 80 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल बी फाइंड करते हैं। एंगल बी है 7x प्लस 25। ओके, तो 7 इंटू 15 प्लस 25, 7 इंटू 15 इज़ 105 प्लस ये 25, तो ये हो जाएगा 130। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट होगा 130 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल सी फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, एंगल सी है 7y प्लस 30, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, अब y का वैल्यू जो 10 है तो ये होगा 7 इंटू 10 प्लस 30, मतलब 70 प्लस 30 इट विल बी 100 डिग्री। ठीक है ना। और उसी प्रकार से एंगल डी फाइंड करना है। एंगल डी है 5y, मतलब 5 इंटू 10, y का वैल्यू 10 है, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो एंगल्स हैं, एंगल्स हमने फाइंड किए, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यहाँ का जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इसके एंगल्स आर, हम एंगल वाइज लिखते हैं, मतलब उसके नाम भी लिखते हैं यहाँ पे। एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, फिर एंगल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू हमने फाइंड किया है 100 डिग्री। ओके, और फिर एंगल डी जो है, एंगल डी का वैल्यू है 50 डिग्री। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसके अपोजिट एंगल्स हमें सप्लीमेंट्री मिलने ही चाहिए। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, तो देखिए एंगल बी और एंगल डी का सम भी यहाँ पे मिलेगा हमें 180 डिग्री। तो हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया है, ये हमारा आंसर सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।